बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और मैंने सोचा कि आपको ये भी बताऊं और आपको ये रिक्वेस्ट करूं कि टारगेट तो खैर क्या होता है, लेकिन आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल प्रॉस्पर करेगा, आगे बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। नेचुरली कंटेंट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ ज़्यादा शोला बयानी और सेंसेशनलिज्म पर एतबार नहीं रखता, और मेरा मकसद होता है कि कोशिश करूं कि आप तक जो दुरुस्त फैक्ट्स हैं उनको पहुंचाया जाए, और बग़ैर किसी बग़ैर बेमानी कोई सेंसेशनलिज्म के आप तक मामलात पहुंचाए जाए। बहरहाल आपका जो सपोर्ट है उसकी ज़रूरत रही है, आज भी है और इंशाल्लाह रहेगी भी। जो ख़बरें हैं जी वो बड़ी दिलचस्प भी हैं और बड़ी परेशान कुन भी हैं। मैंने एक वीडियो देखी जमशेद दस्ती साहब की। जमशेद दस्ती साहब वो ख़ुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत करीब समझते हैं। जमशेद दस्ती साहब के हवाले से पहले तो ट्विटर पर ट्वीट आई कि जी उनके घर के ऊपर इस तरह पीटीआई कराची का गालिबन ट्वीट है कि जी उनके घर के ऊपर हमला किया गया और तोड़ फोड़ की गई और सब कुछ किया गया। फिर जमशेद दस्ती साहब ने क्या कहा वो मैं आपको, आप ज़ाहिर बात है वो वीडियो अवेलेबल है, ज़रा इस पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली है क्या, इशू क्या है। अब जमशेद दस्ती साहब जो कह रहे हैं वो ज़रा सुनिए। मैं जो इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ कि सुबह के 3:45 हो रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, मैं जमशेद दस्ती आपसे मुखातिब हूँ। मैं 4 कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता हूँ। आज खुफिया एजेंसियाँ और सीटीडी के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरगढ़ पे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन्होंने 2 घंटे मेरे घर पे 3 घंटे जगमाल बनाया और पूरी पूरी इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। मोबाइल फ़ोन ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए। 30-40 गाड़ियाँ थी। चुंगी चौक को इन्होंने जगमाल बनाया। आज दिन से भी ये हरामखोरी कर रहे थे। मेरे दोस्तों के घरों में भी इन्होंने छापा मारा है और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं पिछले 9 महीने से इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहा हूँ। आज ये अभी बेगैरती पे आ गए, इंतहा पे आ गए। जमशेद दस्ती साहब कह रहे हैं कि उनके घर पर हमला किया गया सीटीडी और खुफिया इदारों ने। अब खुफिया इदारे तो कौन से हैं? आईएसआई, आईबी। खुफिया इदारे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है या आईएसआई है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अब वो इन पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं कि अब वो तो हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं। वो कहते नहीं मेरी जोजा को क्या कैसे को नहीं भरना किया गया और जी मेरे बच्चे को मारा गया, पता नहीं मेरा 10 महीने का बच्चा है और इस तरह। अब ये जो इल्ज़ामात हैं या ये जो चार्ज है ये बड़ा सख्त है, और उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा है कि जी इसके ऊपर नोटिस लें और मुझे इंसाफ दें। अब फौरी तौर पर तो जहन में ये आता है कि यार जो माहौल बना हुआ है इसमें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस स्टेज तक जाके ठीक है, जमशेद दस्ती अगर तहरीक इंसाफ के साथ है, उनको वहां से उठाना मतलूब था, तो जमशेद दस्ती को मतलब ये चीज़ ज़रा जहन में रखिए, सोचें और इस बात को जहन में चीज करें कि जमशेद दस्ती, बाकी देखें सदाकत अब्बासी साहब, उस्मान डार साहब, शेख रशीद साहब चिल्ला काट के आए और बहुत से लोग चिल्ले काट के आए। बहुत से लोगों ने जमशेद दस्ती के घर में घुसकर मारना पीटना और जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो करना, उसकी क्या वजह हो सकती है? ये एक अगर आपको कोई इसको एक जहन बनाकर सोचें तो इसमें क्या वजह हो सकती है? मैंने अपने तहत जब इसकी थोड़ी तफ्तीश करने की कोशिश की तो इसके ऊपर तो मुकम्मल डिनायल है कि नहीं जी ये जो इल्ज़ामात है ऐसा कुछ नहीं किया गया। लेकिन एक शख्स जो कि पाकिस्तान का शहरी है वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है, और लगा भी मुल्क के एक सीटीडी पंजाब एक ज़िम्मेदार इदारा है, उसके सरबराह हैं। बाकी खुफिया एजेंसियों की जब वो बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि ये खुफिया एजेंसियाँ हैं, तो फिर ये इस चीज़ को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। अब इल्ज़ाम लग चुका है, ये मैं समझता हूँ कि ये सैनिटी ये डिमांड करती है कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर सीटीडी अपनी इनको इन्वेस्टिगेशन करे, को बताए, कोई इसकी कोई सीसीटीवी फुटेज होगी, कोई चीज़ होगी। अब ठीक है, मुकदमात तो पता है जमशेद दस्ती के हवाले से, और वो कह रहे हैं मैंने एक में ज़मानत, हिफाजती ज़मानत ले रखी थी, दूसरा भी शायद मामला उनका तो ऐसे ही था ज़मानत वाला। तो फिर जमशेद दस्ती के घर पर हमला तोड़ फोड़ ये किसने किया? अगर तो किसी रियासती इदारे ने किया है तो फिर उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि ये ऐसे होता रहे और उसकी कोई जवाबदेही ना हो।
लेकिन जो स्टोरी जमशेद दस्ती साहब बता रहे हैं, वो उसको थोड़ा-सा समझना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि जिन्होंने जमशेद, अगर मकसद ये है कि जमशेद दस्ती को तोड़ना है जी तहरीक इंसाफ से, कि वो तहरीक इंसाफ तोड़, तो जमशेद दस्ती साहब को चिल्ले पर कोई ले जाता है। जैसे आपको पता है शेख रशीद साहब चिल्ले पे चले गए, चिल्ले पर ले जाएँ, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, ये सब हमारे मुल्क में हो रहा है ना जी। ये जो जिसे कहा जाता है कि ये बड़ा वो एक जो जब कहा जाता है कि जी जबर का माहौल है, तो जबर का माहौल और क्या होता है? यही कुछ होता है। तो ये सब कुछ भी कर लिया जाता है जमशेद दस्ती साहब, बल्कि शायद ये करने की भी ज़रूरत ना पड़ती कि वो कोई इतने पुराने को हार्डलाइन पीटीआई के बंदे तो नहीं है। लेकिन जमशेद दस्ती साहब पर इस तरह का हमला या इस तरह जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, ये आपकी अक्ल समझ में आती है? मेरे लिए जो शख्स मुश्किल में होता है उसकी मुश्किल वही समझ सकता है। लेकिन मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि जो अगर मैं पैटर्न देखूं, पैटर्न तो यही है जी, पैटर्न यही है कि जी लोगों को को टाइट कर दिया जाता है जी, चिल्ले पर ले गए, शुमाली जाकर इलाका जात चले गए, ये हो गया वो हो गया, ये तो हो रहा है। ये जो चीज़ है जो जमशेद दस्ती साहब कह रहे हैं, इसकी हकीकत का सामने आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इल्ज़ाम सच्चा है तो बहुत भयानक है, लेकिन अगर ये इल्ज़ाम झूठा है तो ये भी बहुत भयानक है। अब आप देखें कि आज ही सेनेट के अंदर एक करारदाद मंजूर होती है और पीपल्स पार्टी की तरफ से, मेरे ख्याल में बैरमन तंगी साहब की तरफ से वो मूव की जाती है, और वो ये कहते हैं जी कि उस करारदाद में है कि जी जो शख्स पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में नाअहली करेगा, जो जो हरसराई करेगा, मलिशियस प्रोपेगेंडा करेगा, उसके लिए 10 साल नाअहली होनी चाहिए सियासत के लिए, पार्लिमानी सियासत के लिए। क्या ये चीज़ आपकी अक्ल समझ में आती है कि जी ये किया जाएगा किसी के साथ, या कोई इस लेवल पर क्यों जाएगा जमशेद दस्ती के साथ कि जी उनके, चलो तोड़ फोड़ भी कुछ ठीक है, लेकिन जो इल्ज़ाम वो अपनी ज़ौजा के, अपनी अहलिया के हवाले से लगा रहे हैं और वो जो बच्चे के हवाले से, वो उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ इदारों को नोटिस लेना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि आजकल के माहौल के अंदर जो कुछ है, अब बदकिस्मत बात है, फिर वही मैं, लेकिन मैं बात ये कहता रहूँगा जितनी मर्जी किसी को बुरी लगे, कि भाई फिर ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ और ये मौके किसी ने क्यों दे दिए कि आप अपने ही लोगों को वल्नरेबल कर दिया आपने। अब रियासत ने तो फिर जारी बात है, वो फैसला वही होता है, या रियासती इदारों ने कि जी ठीक है आपने हमारे खिलाफ किया है तो फिर अब आप उसको भुगते। लेकिन क्या जमशेद दस्ती का 9 मई के वाक़यात में डायरेक्ट अमल दखल था? मैं दोबारा कहूँगा, मुझे आपसे, अपने व्यूअर्स से मैं कहता हूँ, आप दोस्तों से, कि मुझे एडुकेट करें अगर आपको लगता है कि जमशेद दस्ती का वाकई उन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया या कोई नारेबाजी की और रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ज़हर उगला, तो कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। लेकिन ये जो वो बयान कर रहे हैं ये तबाहकुन है। अब मैं आपको बताऊँ जी एक बात, कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बात कही कि जी पाकिस्तान में इदारे ये आमने सामने आ जाएंगे, या एक टकराव किसी कैफियत, आप आहिस्ता आहिस्ता आप इंच कर रहे हैं उधर। और मैंने आपको कहा था कि अगर हालात काबू में रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई शक्ल उसकी जो कि बदनुमा शक्ल होगी वो आपके सामने आएगी। कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि दिल दहला, मतलब ये कि निज़ाम को दहला देगी, निज़ाम को तलपट कर देगी, निज़ाम को एक दफ़ा उसकी चूल्हे हिला देगी। वो उसकी उसकी जो बुनियाद है वो पड़ चुकी है आज कल के हालात में। अगर तो ऐसे ही सिलसिला चल रहा है जैसे ये चल रहा है, और उसके जो इलेक्शन भी ऐसे ही होता है, तो फिर मुतनाज़ा इलेक्शन, इलेक्शन से पहले तूफ़ान और इलेक्शन के बाद कहर। कहर इसलिए मैं कह रहा हूँ, या आप उसे सुनामी कह लें, कहर कर लें, जो मर्जी कह लें, कि उसके बाद कोई इस्तेकाम वाली पोजीशन तो समझ कम से कम आ नहीं रही। क्योंकि एक जमात कहेगी जी हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, हम बहुत मकबूल हैं और हमारे साथ ये हो गया। बहुत से लोग इस बात पर भी गुस्सा करते नहीं, मैं ये क्यों कहता हूँ भाई, मैं तो जो लास्ट टेस्टमेंट है पिछले साल का उसके हवाले से कहते नहीं, 2022 के बाई इलेक्शन का, अब तो पिछला साल नहीं रहा वो, या जो अनरिपोर्टेड सर्विस थे जो 2023 के, कुछ उनके हवाले से कहता था, जिनमें वाज़े पता लगता था कि तहरीक इंसाफ आगे है। अब बाकी आज वहाँ क्या हालात है, मैं भी एक हल्के में, क्या बाय द वे उस पर भी पाबंदी लग गई है, तो एक हल्के में क्या वहाँ जो हालात है, वहाँ ये मुझे तासुर नहीं मिला कि बिल्कुल जी कोई PMLN का या बाकी किसी जमात का नाम लेने वाला ही नहीं है और सिर्फ PTI, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ को है ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक तगड़ी सपोर्ट आपको नज़र आती है तहरीक इंसाफ की। मैं अब एक हल्के में गया हूँ इन इलेक्शंस के लिए, NA 127 लाहौर में। बहरहाल एक 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 ऐसी कैफियत आ रही है। अब सोहेल बड़ायत साहब मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं,
उन्होंने भी एक वो बड़े वो उनके कॉलम्स तो आज वैसे ही बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन जो अब उनका लेटेस्ट कॉलम है वो तो बड़े ज़बरदस्त है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर एक निज़ाम को एक ख़त की शक्ल बनाकर उन्होंने काज़ी फ़ाइज़ साहब के नाम वो एक पुराने जज साहब की तरफ से मतलब वो एक पूरा मंजर कशी की है और हालात को मवाजना किया है या जो कुछ किया है। अब इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो ये है कि अब अदलिया तो अपनी जगह मौजूद है। काजी फाइज ईसा साहब का स्टांस इलेक्शंस के हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि नहीं होने हैं और बड़े तगड़े होने हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा जी कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मामलात हैं इनके ऊपर तहरीक इंसाफ की बात सुने। लेकिन इलेक्शन कमीशन में दोबारा कहूँगा उन्होंने तो यही कहना होता है कि आईजी साहब को बुला लें जी, चीफ सेक्रेटरी साहब को बुला लें, हाँ जी इनके ये मसाइल है जी हल करें, इनको ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। आईजी साहब कहेंगे बिल्कुल सर हमने ऐसे कर दिया, हम बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। लेकिन वो जो नॉमिनेशन पेपर कभी ये हो गया कभी वो हो गया, अब तो मामला खैर पुलिस और उधर से निकल गया ना, अब तो रिटर्निंग अफसरान के पास आ गया। अब जी अच्छा जी रिजेक्ट हो रहे हैं, फिर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं। क्या वहाँ पर जो तकनीकी बुनियादों पर रिजेक्ट हुए हैं वो हो जाएंगे? क्या कैंडिडेट उसी तरह कैंपेन करेंगे जिस तरह बाकी जमातों के कर रहे हैं? ये आपको अगले चंद आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये समझे कि एक वो पोजीशन है जिसमें उसकी मैंने जैसे अभी पहले कहा कि बुनियाद डली हुई है। ये टकराव किसी एक कैफियत में ऐन मुमकिन आ जाए, लग ये रहा है। क्योंकि जहाँ तहरीक इंसाफ का गिरी हमारे साथ देखें नहीं ये हो गया वो हो गया, और रियासत का जो या रियासती इदारों का इस्टेब्लिशमेंट का ये है कि नहीं ये तो तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप और इन सब ने तो हमारे चीफ के खिलाफ म्यूटनी कराने की कोशिश की, एक फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की, फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो जी इनको तो माफ़ी नहीं मिलेगी। अब एक तरफ ये हो, दूसरी तरफ इलेक्शन का माहौल आ जाए और फिर अदलिया कह जी हमने आइन कानून की बात करनी है, जो कि दुरुस्त बात है। इस्टेब्लिशमेंट कहे कि नहीं जी हमने सिविलियंस का जो फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के अंदर इन्वॉल्व है उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होगा। जिन लोगों ने जो उनके सहूलतकार हैं, फसादी हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, उनको नहीं छोड़ना हमने, और भूल जाएं कि वो इलेक्शनों में इस तरह के हिस्सा लेंगे। फिर आप कहाँ जाएंगे? अब ये मैंने आपको दोनों साइड्स की चीज़ें बता दी कि ये इसलिए मुझे लगता है कि ये एक टकराव किसी कैफियत आ रही है, और जब टकराव किसी कैफियत आए तो वो फरीक जिसके पास फोर्स हो, जिसके पास ताकत हो, वो डोमिनेट कर जाता है। ऐसी हमारे जैसी सिक्योरिटी स्टेट्स के अंदर, हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, इसलिए अब ये मैं आपको जो फैक्ट्स हैं और जो हालात हैं उनके हवाले से अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होती ये चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं होती। लाकानूनियत या गैर आइनी काम, कानून से बालातर होकर कोई काम, वो कैसे अच्छा हो सकता है? लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो मैंने आपको बतानी है। अब आप ये देखें, शोएब शाहीन साहब उन्होंने कहा जी कि ये अगर इलेक्शन मुतनाज़ा हुए तो अदलिया पर जिम्मेदारी डालेंगे। वो क्या करें ज़रा सुनिए। जी हमें उम्मीद है, देखें अदलिया वाहिद उम्मीद है। अगर इस वक्त अदलिया ने अपना पॉजिटिव रोल अदा ना किया तो इस सारी खराबी की जिम्मेदारी फिर अदलिया पे जाएगी ना। अदलिया ने कहा है 8 फरवरी को इलेक्शन कराएं। अब वो कह रहे हैं जी कि जी अदलिया अगर ये इलेक्शन ठीक ना करा सकी तो फिर लोग अदलिया को गाली मतलब बुरा भला कहेंगे और के जिम्मेदार ठहराएंगे। बिल्कुल बात भी दुरुस्त है जी। अदलिया का काम है जी कि कानून पर अमलदारी कराए। अदलिया हुक्म देगी, नीचे हुक्म माना नहीं जाएगा या जिस तरह हुक्म आएगा उस तरह माना नहीं जाएगा तो फिर काम होएगा। फिर वही जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि वो एक टकराव और एक टेंशन की सी सूरत हाल, जिसमें फिर जो होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप ये देखें कि जहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं, जहाँ ये सब कुछ डेवलप हो रहा है, वहाँ सियासी जमातें उनकी क्या पोजीशन है। मुस्लिम लीग नून अभी इलेक्शन कैंपेन उन्होंने शुरू की है। अगर मैं ये कहूँ लफ्ज़ डर नहीं, हाँ, लेकिन जितने कंफर्टेबल वो होके इलेक्शन लड़ते रहे हैं पहले, वो हालात नहीं है। परेशानी है, पूछ रहे हैं अच्छा जी फलाना हल्का ये फलाना हल्का हो, वहाँ क्या पोजीशन है, हम कितने मजबूत हैं, पीटीआई से हमारा कितना फ़र्क लग रहा है, क्या हो रहा है, ये अंदाज़ा आपको होता है? बिल्कुल होता है। इसी तरह अब बेशक वो अदलिया को कह रहे हैं जी, हम पीटीआई कह रही है जी हम मकबूल हैं लेकिन हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही, हम यहाँ जलसा नहीं कर सकते, हम जलसा करने जाए तो हमारी तो बखियाँ उधेड़ दी जाएंगी। आप देख लें ये टेंशन कहाँ जाके अगले इस महीने में। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि अगर और 4-5-6 दिन तक चीज़ें मैनेज हो जैसे हो रही हैं हो गई तो फिर शायद सुकून से भी की कैफियत आ जाए, कोई एक साइड से सुकून की भी कैफियत आ जाए। लेकिन अगर यही लड़ाई झड़ाई चलती रही तो फिर तो इंतखाबात वही हैं, मार धाड़ वाले हैं बस। जो फिर उसका नतीजा होगा, जो इस्तेकाम हम ढूंढ रहे हैं वो तो फिर
उसको तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ कहे, वो तो नहीं मिलता इतनी जल्दी, कम से कम मुझे वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं हमेशा दुआ करता हूँ मैं ऐसे मामलात में गलत साबित हूँ, लेकिन मेरा काम ये है कि जो हक़ाइक़ के ऊपर बेस करके चीज़ें वो मैं आपके सामने रखूँ। अब पेमरा ने जी एक वो कहा जी हमारे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है जी, और इलेक्शन कमीशन ने कहा जी पेमरा के जी इनके एक्शन लिया जाए, पेमरा एक्शन ले जी, ये जी हलकों के अंदर जो है ये जी सर्वे नहीं होने चाहिए और जर्नलिस्टों को नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मुझे इसकी बात ये समझ नहीं आती कि भाई लोग इलेक्शन कैंपेन करते हैं, किस लिए करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि इलेक्शन के अंदर लोग जाएं और जो जिसकी बात पसंद आती। इसी तरह वोटर का भी सेंटिमेंट होता है, जो कि किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी जर्नलिस्ट का काम है कि वो वोटर सेंटिमेंट ले कि जी आप किसको वोट डालना चाहते हैं या आपके नज़दीक कौन सी जमात है, ये है वो है। और अगर किसी इस तरह तो फिर आप सारी खबरें और सारी तकारीर बंद कर दें टीवी के ऊपर जितने सियासी जमातों की चल रही है कि नहीं जी ये इलेक्शन को इम्पेयर कर देगी। भाई ये कैसे हो सकता है? हाँ, आप ये पाबंदी लगा लें कि जी कोई भी जर्नलिस्ट ये नहीं कहेगा जी अच्छा जी यहाँ हमें फलानी पार्टी जो है जी वो आगे है या फलानी, चलो इस पर पाबंदी लगा दो। लोगों के सेंटिमेंट तो आने देना, आप कम से कम जो लोगों का एक ओपिनियन है वो तो आने दें कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। 30-35 मिनट का इस पर बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे और कहेंगे जी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को भी बंद कर देंगे तो इससे क्या आपको क्या लगता है इलेक्शन के अंदर बहुत फेयरनेस आ जाएगी। और अगर सर्वे किए जाएंगे, कोई साफ़ी जाते हैं हल्कों के अंदर गुफ्तगू करेंगे तो वहाँ जाके क्या उससे इलेक्शन इम्पेयर हो जाएगा। इलेक्शन इम्पेयर करने के लिए मैं इज़्ज़त माब इलेक्शन कमीशन को कहूँगा कि वो और बहुत सी वजूहत हैं, ज़रा उन पर भी ध्यान दे दें। इनसे इलेक्शन का प्रोसेस ख़राब नहीं होता या इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं होते, और बहुत से मामलात होते हैं जिनकी वजह से इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए जी उनके नॉमिनेशन पेपर चैलेंज किए गए और चैलेंज किए हैं जी कि कहा गया है कि जी वो ताहयात नाअहल हैं 62(1)(f) के तहत। अब बाय द वे वो कल से समात शुरू हो गई है ताहयात नाअहली वाले मामले के ऊपर, और उसके ऊपर अदलिया बाकायदा तौर पर एक 7 रुकनी बेंच बन गया है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, याया अफरीदी साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, और जमाल मंदोखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मदर साहब हैं, और जस्टिस मुसरत हिलाली साहब हैं। ये 7 रुकनी बेंच है, ये समात करेगा। और ये जो ताहयात नाअहली वाला मामला है इसके ऊपर नोटिस लिया गया था कि जी कानून इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन एक्ट का है वो बदल गया, उसमें नाअहली अब 5 साल की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है समीउल्लाह बलोच केस का, जो कहता है कि 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होगी। तो ये जो अब एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, तो इसमें असल बात किसकी मानी जाए, जबकि मुरवजा कानून जो है जो यानी इलेक्शन एक्ट वो बदल गया है, उसमें तरमीम हो गई है, पार्लियामेंट ने तरमीम कर ली है, तो किसको माना जाए? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी इस समात के बाद। लेकिन मैं दोबारा कहूँ, ये चीज़ें जिस तरह से डेवलप हो रही हैं ये कोई अच्छा इंडिकेशन हमें नहीं दे रही। मेरा काम है ये मामलात, ये हालात आपके सामने रखना। आप देख लें जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ऐसे ही चलेंगी। कम से कम फ़िलहाल तो मुझे स्टेबिलिटी वाला या सियासी इस्तेहकाम मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा जी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।